वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शारीरिक शिक्षा और योग के बारे में। शारीरिक शिक्षा और योग को अंग्रेजी में कहते हैं फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। आपको बता दूं, अगर आप थर्ड सेमेस्टर का पेपर दे चुके हैं और अब आप चौथे सेमेस्टर में आ चुके हैं, यानी फोर्थ सेमेस्टर में आप पहुंच चुके हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर में या चौथे सेमेस्टर में आपको को करिकुलर कोर्स जैसे आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में और फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, ठीक इसी प्रकार से चौथे सेमेस्टर में भी आपको एक को करिकुलर कोर्स के रूप में एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का को करिकुलर कोर्स के बारे में जानकारी अध्ययन करी। सेकंड सेमेस्टर में जब आप पहुँचे तो आपने फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में पढ़ा। जब आप थर्ड सेमेस्टर में पहुँचे तो आपने ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में अध्ययन किया। अब इसके बाद में जब आप चौथे सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं तो आपको पढ़ना है शारीरिक शिक्षा और योग के बारे में, यानी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में आपको जानना है। आप बीए में हैं, बीएससी में हैं, बीकॉम में हैं, चौथे सेमेस्टर में आप पहुँच चुके हैं। आपके लिए ही ये सिलेबस है। चौथे सेमेस्टर में आपको यही पढ़ना है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, एजी, बीएससी होम साइंस और किसी-किसी विश्वविद्यालय में बीबीए, ठीक है? उसमें भी ये को करिकुलर कोर्स के रूप में ये सब्जेक्ट शामिल है। तो शारीरिक शिक्षा और योग में आपको क्या-क्या पढ़ना है, कौन-कौन से टॉपिक से आपकी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, आज के वीडियो के माध्यम से मैं उसी को डिस्कस करूँगा। अगर सिंपल शब्दों में अगर कहूँ तो आपके सिलेबस के बारे में डिस्कस करूँगा मैं कि आपको कौन-कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कहाँ-कहाँ से प्रश्न बहुत अधिक मात्रा में एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर कैसे क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में भी चर्चा करने का प्रयास मैं करूँगा। तो बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं, पाठ्यक्रम है शारीरिक शिक्षा और योग का, यानी कि फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। 4 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है, उसी को समझने का हम प्रयास करते हैं। बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे। देखिए, यूनिट नंबर 1 की अगर बात की तो इसमें आपको शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ना है। शारीरिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, यानी शारीरिक शिक्षा के अर्थ को समझेंगे हम। ठीक है, शारीरिक शिक्षा यानी कि शरीर के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है वो शारीरिक शिक्षा होती है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में सकारात्मक मूल्यों और दृष्टिकोण सहित इन कौशलों को छात्रों के लिए आजीवन और जीवन भर सीखने की नींव के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। खास करके आत्मविश्वास, सहयोग, संचार, रचनात्मकता, आलोचनात्मक विचार, सौंदर्य प्रशंसा, ऐसे तमाम प्रकार की स्किल्स डेवलपमेंट किए जाते हैं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत। तो शारीरिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है प्रत्येक बच्चे को शारीरिक, मानसिक और भावात्मक रूप से स्वस्थ बनाना तथा उसमें व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का विकास करना। इसके अलावा उसको प्रसन्नता से जीने के लिए उस व्यक्ति की सहायता करना, बच्चे की सहायता करना। तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य देश के अच्छे नागरिक या देश के लोगों को अच्छे नागरिक बनाना होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? और कौन-कौन से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपके बनेंगे, इसके बारे में आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। चूँकि शारीरिक शिक्षा की अगर बात की है, तो इसके बारे में आपको बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करना है। शारीरिक शिक्षा की परिभाषा को हम देखेंगे, चूँकि परिभाषाओं से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, तो बेसिकली मैं लगभग 10 से 11 मॉडल पेपर इसके देने वाला हूँ अब की बार, ठीक है? तो मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2 ऐसे करके मैं दे सकता हूँ, या फिर अलग-अलग थंबनेल के माध्यम से मैं आपको बता दूँगा। तो लगभग 10-11 मॉडल पेपर मैं दूँगा। अगर उनमें से आपने 3-4 मॉडल पेपर भी देख लिए, ठीक है? तो आपको कोई मतलब रोक नहीं सकता, आप बड़े आसानी से पास होंगे। 3-4 मॉडल पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। और जो विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर होंगे उसको भी मैं सॉल्व करवाऊँगा, जैसे कि जिस विश्वविद्यालय का पेपर पहले हो जाएगा, उसका पेपर भी सॉल्व करवा दूँगा, ताकि जो अन्य विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी वही प्रश्न आते हैं, तो आप आसानी से जो है उन प्रश्नों के माध्यम से समझ पाएँगे कि पेपर कैसा आता है, ठीक है? तो शारीरिक शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, लक्ष्य और उद्देश्य ये सब हमको पढ़ना है, समझना है। शारीरिक शिक्षा के संबंध में मिथ्या धारणा जो रही है, यानी जो गलत धारणाएँ रही शारीरिक शिक्षा को लेकर के, या जो लोग नहीं जानते, जैसे विश्राम की अवधि कितनी होनी चाहिए। आप देखते हैं कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इस विषय को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है आजकल, ठीक है? शारीरिक शिक्षा को, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ यानी फिजिकल एजुकेशन एक सब्जेक्ट अलग भी आपको पढ़ना पड़ता है। अच्छा, आप देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा के संबंध में जो मिथ्या धारणा, उसमें धन की बर्बादी, अनुशासनहीनता की ओर ले जाता है। कोई नौकरी, करियर या पेशा नहीं है, लोग ऐसा बताते हैं। परंतु ये ठीक नहीं, मतलब शारीरिक शिक्षा या फिजिकल एजुकेशन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, जानेंगे, तो एक सब्जेक्ट के रूप में इसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। केवल खेलों में भाग लेना, ऐसे लेकर के लोग जो है कहते हैं, कुछ लोग का विचार है कि शारीरिक शिक्षा सीखना केवल खेलों में भागीदारी जो बच्चे लेना चाहते हैं वही पढ़ें। लेकिन इससे नौकरी भी लगती है। जो है इससे मानसिक स्थिति जो होती है वो सुधरती है। लोग कहते हैं खराब हो जाती है, लेकिन मानसिक और शारीरिक फ़िटनेस बनी रहती है शारीरिक शिक्षा से, तो ये बहुत ज़रूरी होता है।
आधुनिक समाज में शारीरिक शिक्षा की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में प्रश्न आ सकते हैं। महत्व इसका क्या है, क्षेत्र क्या है, ठीक है, इसके बारे में। सामान्य शिक्षा के साथ शारीरिक शिक्षा का क्या संबंध है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में शारीरिक शिक्षा और स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शारीरिक शिक्षा की क्या स्थिति रही है। ऐसे कई प्रश्न आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में बनेंगे, उनके बारे में आपको समझने का प्रयास करना है। मॉडल पेपर में बताऊंगा, बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करूंगा, हर एक चीज़ को मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। तो जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे आप देखेंगे राजकुमारी कोचिंग योजना प्रारंभ की गई, इसको लेकर के सारी शिक्षा को लेकर के, ये कब शुरू की गई थी बताएं। राजकुमारी कोचिंग संस्थान जो शुरू किया गया था वो कब शुरू किया गया, फटाफट से बताएंगे। राजकुमारी कोचिंग योजना को कब प्रारंभ किया गया था भैया। तो राजकुमारी कोचिंग योजना जो प्रारंभ की गई थी वो प्रारंभ की गई थी 1953 में, ठीक है। इसी को लेकर के ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न जो है आपको यहाँ पर बनेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा और बारीकी के साथ मैं आपको जब मॉडल पेपर समझाऊंगा तो उसमें मैं जो प्रश्न होंगे उन प्रश्न के रिलेटेड जो और भी प्रश्न बनेंगे उसके बारे में बताऊंगा। कोठारी आयोग भी शारीरिक शिक्षा पर बल देने की बात करता है, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के आयोग वगैरह के बारे में उनकी स्थापना कब हुई, वो जो है किस लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे भारत में मनोरंजन आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, ये भी प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में मनोरंजन आंदोलन, ये बढ़िया प्रश्न है। भारत में मनोरंजन आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया भैया। तो मनोरंजन आंदोलन की अगर बात करें तो मनोरंजन आंदोलन जो है जीडी सोधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था भारत में। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, तो ऐसे ही प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आपकी बार विधिवत तैयारी आपकी होने वाली, इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले आपको सिलेबस बता दिया जाए। क्योंकि आप चाहे को करिकुलर सब्जेक्ट में कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे माइनर के रूप में चाहे मेजर के रूप में, ठीक है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चूँकि आप देखेंगे जो मेजर का सिलेबस है वही माइनर का सिलेबस है। कुछ विश्वविद्यालय में सिलेबस माइनर का थोड़ा सा चेंज किया गया है, लेकिन वही है। चूँकि माइनर में आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव परीक्षाएँ करवाने का जो ट्रेंड है अब इस समय चल रहा है। राम मनोहर लोहिया ऑब्जेक्टिव करवाया है माइनर पेपर, ठीक है। माइनर पेपर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव करवाता है। बाकी विश्वविद्यालय में जो मेजर का पेपर होता है वही माइनर का पेपर होता है। माइनर माने होता है कि एक सब्जेक्ट वो जो है, मेजर माने मुख्य विषय एक प्रकार से, ठीक है, ठीक है। और जो माइनर होता है वो केवल आपको पास करने के लिए होता है, और माइनर के भी एक प्रकार से इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। चूँकि आप एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप जैसे कि अगर गणित पढ़ना चाहें या जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनको हिंदी अच्छी लगती तो हिंदी वो माइनर में पढ़ सकते हैं, इसीलिए ये व्यवस्था करी गई। ऐसे ही को करिकुलर कोर्स की अगर बात करें तो को करिकुलर कोर्स यानी ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है। ये आप ना चाहते हुए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पास करना पड़ेगा। अगर इसमें फेल है तो सब में फेल, मतलब इसमें पास करना इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें फेल भी हो जाते हैं तो दोबारा भी परीक्षा दे सकते हैं बैक पेपर डाल करके, ठीक है। देखिए, पुष्टि और सुयोग्यता की अवधारणा सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे। पुष्टि एवं सुयोग्यता का क्या अर्थ होता है, इसकी परिभाषा, इसके महत्व से तमाम प्रश्न बनेंगे। पुष्टि के घटक, ठीक है, पुष्टि और सुयोग्यता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में समझने का प्रयास रहेगा हमारा। तो ये सब प्रश्न जो है आपका इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसके अलावा वजन प्रबंधन के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। वजन प्रबंधन किसे कहते हैं, बहुत ही बारीकी के साथ वजन प्रबंधन को समझने का प्रयास किया जाएगा। वजन प्रबंधन में मोटापे का क्या अर्थ होता है, मोटापे की परिभाषा को जानेंगे। मोटापे क्यों होते हैं, मोटापा का क्या कारण है, मोटापे को कैसे मैनेज करें, प्रबंधन कैसे करें उसका, मोटापे के कौन कौन से कारण हैं और इस कारण से, मोटापे के कारण से कौन कौन सी स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पुष्टि का मतलब होता है शारीरिक पुष्टि, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। शारीरिक पुष्टि फिजिकल फिटनेस कहते हैं इसको, ठीक है। सुयोग्यता, पुष्टि और सुयोग्यता को अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। डॉन होस्कंस एक विद्वान है, उन्होंने कहा शारीरिक पुष्टि की अवधारणा को देते हुए कि शारीरिक पुष्टि उचित व्यायाम और पोषण के द्वारा वांछित गति, संतुलन, जीवंतता तथा शक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है। डेविड और लैम्ब कहते हैं कि शारीरिक पुष्टि जीवन की वर्तमान तथा भावी परिवर्तनों का सफलतापूर्वक सामना करने की क्षमता है। इसके अलावा जो है कार्पोविच कहते हैं कि शारीरिक पुष्टि का संबंध कार्य करने की उस शक्ति से है जिसकी आवश्यकता मानव की मांसपेशियों में होती है, तो उन्हीं का विकास करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से बनने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। जीवन शैली के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वजन प्रबंधन में हम देखेंगे मोटापा क्या होता है, मोटापे को कैसे मापा जाता है, ठीक है। इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेंगे। बहुत ही जानकारी ऐसी आपको मिलेगी जो इससे पहले आप नहीं जानते होंगे। तो एक एक आपका वो इंटरेस्ट जो होगा, आकर्षण जो होगा वो बना रहेगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। आपको बोरिंग बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा।
तो मोटापे का अर्थ, परिभाषा, मोटापे के कारण मोटापे को कैसे मैनेज करें, ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा जीवन शैली में जीवन शैली का अर्थ, परिभाषा, महत्व, जीवन शैली को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न कारक हैं, उन कारकों के बारे में पढ़ना है। स्वास्थ्य जीवन शैली के रख-रखाव में जो शारीरिक क्रियाएँ होती हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, उसकी भूमिका को समझना है। तो ये आपका सिलेबस में यही सब चीज़ें पढ़नी है। इसके बाद में लास्ट की ये तो 2 इकाई आपकी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हो गई। और 2 लास्ट की इकाई जो है वो योगा से रिलेटेड है। योगा आप देखते हैं, बाबा रामदेव का नाम आपको याद आता होगा योगा का नाम सुनते, चूँकि उन्होंने योगा को फ़ेमस किया है, ठीक है? लेकिन उनसे पहले जो बाबा रामदेव जो कंपनी चलाते हैं पतंजलि की, तो पतंजलि एक महर्षि हुए हैं, ठीक है? पतंजलि योग सूत्र उनकी रचना है। उसमें उन्होंने कहा कि महर्षि पतंजलि ने कि योग मन का दमन एवं संशोधन है, ठीक है? क्या कहा? योग जो होता है, योग इज़ द सुपरविज़न एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड। ये किसने कहा है? महर्षि पतंजलि ने कहा है। स्वामी संपूर्णानंद कहते हैं कि योग आध्यात्मिक कामधेनु है, मतलब कि योगा इज़ स्पिरिचुअल कामधेनु। कामधेनु मतलब एक गाय होती है जो कि जितना जो माँगो वो देती है, ठीक है? तो आध्यात्मिक कामधेनु होती है योगा। योगा यानी कि आपके शरीर को, जैसे कामधेनु जीवन की समस्त इच्छाओं को पूरा करती है वो गाय, ऐसे ही योगा एक गाय की भांति है, एक कामधेनु गाय की भांति आध्यात्मिक कामधेनु है, जो आपके समस्त शारीरिक रोगों को, समस्त शारीरिक जो स्वास्थ्यता होती है उसको प्रदान करती है, ठीक है? रोगों को नष्ट करती है। आगम कहते हैं कि आगम में बताया गया है, ठीक है, कि शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान ही योग होता है। अगर शिव और शक्ति के बारे में आप जान जाएँ, वही योग है। द नॉलेज अबाउट शिवा एंड शक्ति इज़ योगा, ठीक है। श्री भारती कृष्ण तीर्थ के अनुसार अगर देखें तो कहते हैं कि ईश्वर के साथ मनुष्य की एकता को योग के रूप में जाना जाता है। तो ऐसे योग को लेकर के अलग-अलग विद्वानों ने, उन्होंने क्या कहा, भारती कृष्ण तीर्थ ने कहा कि वननेस ऑफ मैन विथ गॉड इज़ नोन एज़ योगा। तो योगा की परिभाषा अलग-अलग तरीके से लोगों ने दी है। वैसे योग शब्द का अर्थ व्यक्ति की आत्मा को उसकी पूर्ण या दिव्य आत्मा से जोड़ना होता है। यह शब्द जो है योगा, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा के युज धातु से बना हुआ है योगा, ठीक है, जिसका मतलब होता है जुड़ना, एकजुट होना, कलेक्ट होना, इकट्ठा होना, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। भारतीय लोग कहते हैं कि परमात्मा के साथ आत्मा का एकीकरण ही ये योगा होता है। इस तरीके से अलग-अलग विद्वान अपने-अपने हिसाब से बताते हैं। तो योग और ध्यान की अवधारणा को मैं विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। आज से पहले आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। मैं बहुत ही बारीकी के साथ इन चीज़ों को आपको समझाने वाला हूँ। जब मैं आपको चैप्टर वाइज़ भी वो प्रोवाइड करवाऊँगा, क्या बोलते हैं, मॉडल पेपर, तो उसमें मैं एक-एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी के साथ समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है? तो समझने का प्रयास हम करते हैं। तो योग का ऐतिहासिक पहलू देखेंगे, ठीक है? योग की परिभाषा, योग का प्रकार, योग का जो क्षेत्र है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो है योग का क्या महत्व है, जो है वर्तमान जीवन में या दैनिक जीवन में, उसके बारे में जानेंगे। मानसिक स्वास्थ्य और मूल्य शिक्षा के साथ योग का क्या संबंध है उसको समझेंगे। शारीरिक शिक्षा और खेल के साथ योग का क्या संबंध है इसको पढ़ना है। आसन की परिभाषा, आसन किसे कहते हैं, ठीक है? आसन एक प्रकार से एक स्थिति होती है। आसन का मतलब होता है स्थिति या शरीर की मुद्रा। कभी-कभी यह एक आसन मुद्रा में बैठने को संदर्भित करता है। आसन कई प्रकार के होते हैं। अभी मैं आसन के बारे में आपको बताऊँगा। आसन देखेंगे, सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, सिंहासन, ऐसे तमाम प्रकार के आसन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो आसन के बारे में बताऊँगा। व्यक्ति निम्नलिखित सामान्य योग आसनों का अभ्यास करते हैं, जिसमें लगभग जो है, जैसे आपका शीर्षासन हो गया, ठीक है, सर्वांगासन हो गया, मत्स्यान हो गया, भुजंगासन हो गया, धनुरासन, अर्थ मत्स्येंद्रासन, पाद हस्तासन, शवासन, ऐसे तमाम प्रकार के आसन होते हैं। तो इन आसनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कौन सा आसन कैसे किया जाता है, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा। आसन की परिभाषा, आसन और शारीरिक व्यायाम में के बीच में क्या अंतर है, प्राणायाम की परिभाषा और वर्गीकरण को समझेंगे। प्राणायाम और गहरी सांस में क्या अंतर होता है, दोनों को समझेंगे। अच्छा, ये अभ्यास जो है आपका, जैसे आसन में क्या आपको आता है, सूर्य नमस्कार करना, ये भी एक आसन में, भुजंगासन, नौकासन, हलासन, वज्रासन, पद्मासन, शवासन, मकरासन, धनुरासन, ताड़ासन। अब ऐसे प्राणायाम में अनुलोम विलोम होता है, जो नाक जो है से हवा ली जाती छोड़ी जाती है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आसन जो किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, ठीक है।
उसके बारे में सूर्य नमस्कार के भी कई चरण होते हैं, जैसे जो है प्रमाण मतलब बहुत बहुत सारे लोग प्रणाम करके जो है यानी प्रार्थना मुद्रा में प्रणामासन बोलते हैं उसको, हस्त उत्तासन, उठी हुई भुजाओं की मुद्रा जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हस्त पादासन यानी आगे की ओर झुक करके प्रणाम किया जाता है, ठीक है। अश्व संचालासन यानी अश्वरोही मुद्रा में घोड़े की तरीके से, ऐसे जो है दंडासन जिसको स्टिक पोज बोलते हैं, ठीक है। अष्टांग नमस्कार 8 अंगों या बिंदुओं के साथ नमस्कार किया था सूर्य का। भुजंगासन यानी कोबरा मुद्रा में, ठीक है। अधोमुख शवासन जिसमें डाउन पोजिंग डॉग पोज होता है उसके बारे में वो होता है। ऐसे तमाम प्रकार के आसन जो होते हैं, सूर्य नमस्कार के कई प्रकार के होते हैं, लगभग 12-13 प्रकार के जो है 12 प्रकार के जो है सूर्य के नमस्कार बताए गए, जिसमें अलग-अलग मंत्रों का, जैसे कि जब पहला आसन आप करते हैं तो उसमें ओम मित्राय नमः, फिर दूसरे आसन में ओम रवाय नमः, फिर ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगवा नमः, खगया नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः। 10वें में ओम सावित्रे नमः, ओम आर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये सब सूर्य के नाम हैं। तो ये जब 12 आसन करे जाते हैं, उन्हीं 12 आसन में एक ये जो मंत्र पढ़े जाते हैं, ये सब पढ़े जाते हैं। और इससे क्या होता है इससे बड़े लाभ होते हैं सूर्य नमस्कार के। वसा में कमी आती है, अगर आप मोटे बहुत ज़्यादा हो गए फैटी तो उससे कमी आती है, ठीक है। पाचन को आसान बनाता है, पेट की जो वसा होती है उसको कम करता है, अंतरास्रावी तंत्र को नियंत्रित करता है, नींद की बीमारी को कम करता है, और जो ब्लड प्रेशर होता है उसको बढ़ाता है, ऑक्सीजन प्रदान करता है, शक्ति और लचीलापन बढ़ाता है शरीर में, युवा दिखने की जो है सहायता प्राप्त करता मतलब कर देता है सूर्य आसन। अब आप देखते हैं भुजंगासन में, आप देखते हैं भुजंगासन जो होता है ये कोबरा मुद्रा में किया जाता है। भुजंगासन ऐसे लेट करके, जैसे जैसे सांप का सारा शरीर जो होता है एकदम से लेटा हुआ होता है, ऐसे सांप, ये मान लीजिए सांप है, ये आपका शरीर यानी यहाँ तक, यानी आपका कमर का हिस्सा यानी पेट का हिस्सा जो है, ये पेट यहाँ तक आधा पेट के ऊपर फिर ऐसे थोड़ा सा उठ जाए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका सर हो जाए, और एक तरीके से ये मुद्रा जो होती है लेट करके, ये मान लेते हैं आपका सर है, तो ये आप लेटे हुए हैं और इस तरीके से, ठीक है, सारा लेट जाएँ और आपका सर जो है उठा रहे और हाथ दोनों जो है ऐसे एक हाथ इधर एक हाथ इधर रखे। तो ये होता है आपका भुजंगासन, ठीक है। भुजंगासन कैसे करना है उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। ऐसे जो दूसरा आसन होता है आपका नौकासन, नौकासन की अगर बात करें तो नौकासन जो होता है नाव की मुद्रा में आपको हो जाना। नाव की मुद्रा मतलब कि जैसे कि आपका जो ये धड़ है यानी कि आपका जो कमर वाला हिस्सा है, थोड़ा जंघा वाला हिस्सा, ये भूमि पर रहे, ठीक है। ये पेट वाला हिस्सा पूरा भूमि पर थोड़ा, लेकिन आपका जो ये चेस्ट है यानी कि, ठीक है, आपकी छाती जो है ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठी रहे, आपका सर यहाँ पर होगा, ठीक है, और आपके हाथ जो होंगे ऐसे उठे हुए होंगे, ठीक है। ये आपके हाथ हैं, ये दोनों आपके हाथ हैं, ये उठे हुए हैं, ठीक है, और इस तरीके से आप लेटे हुए हैं, ठीक है। ये आपका जो है कमर है, लेकिन आपका पाँव जो होगा, ये एक पाँव, ये दूसरा पाँव, ऐसे दोनों पाँव उठे रहेंगे इसमें, यानी आप यहाँ पर लेटे हुए हैं, दोनों पाँव, ये आपका कमर के इधर जो पाँव है ये वहाँ पर आपका उठा हुआ है, ये आपका हाथ ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, दोनों ऊपर की ओर। बस ये इतना इतना भाग केवल इससे नीचे आपका रहेगा पृथ्वी पर, बाकी सारे भाग उठे रहेंगे, इसी को बोलते हैं नौकासन, ठीक है। ऐसे आपका होगा आपका हलासन। हलासन आप सभी को पता होगा, हलासन जो होता है हल की भांति मुद्रा जब हो जाती है, ठीक है, इसमें अपनी पीठ के बल लेट जाएं और बाहें आपके शरीर के पास हों और हथेलियों को फर्श पर रखें, जैसे कि आप देखेंगे उल्टा टाइप का, जैसे आपका सर जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, फिर इसके बाद में आपका हाथ जो है पीछे की ओर आप कर देंगे, हाथ जो है एकदम से पीछे की ओर होगा, इसके बाद में आपका जो ये धड़ है ये ऊपर की ओर हो जाएगा, और उसके बाद में आपकी कमर यहाँ पर होगी, और उसके बाद में आपका पाँव जो होगा इस तरीके से नीचे आएगा। इस तरीके से जब हल वाला आसन बनेगा, ठीक है, वो हलासन होता है। ऐसे ही आपका जो वज्रासन होता है, वज्रासन की अगर बात की जाए तो आप जैसे कि आप बैठते हैं तो बैठ करके, ये हलासन जो है ये बैठ करके किया जाता है, वज्र मुद्रा में आप बैठते हैं, ठीक है। आपका सर एकदम से एक हेड पोजीशन जो है एकदम से यहाँ पर होती है, आपका जो है ये आप मान लेते ये है आप में से, मैं आपको बता दूँ, ये फिर आप यहाँ पर बैठ गए हुए हैं, ठीक है। और बैठने के बाद में आपका जो जो पाँव है यहाँ तक आपके जो मिडिल जो पैर का मिडिल होता है वहाँ से फोल्ड हो जाता है पैर, और इस तरीके से जैसे आप देखते हैं नमाज पढ़ने के लिए लोग बैठते हैं, तो वैसे ही आपको थोड़ा सा बैठना है, लेकिन आपका जो जो हैंड है वो हैंड आपका इसी पैर पर होगा, ठीक है। दोनों पैर पर, एक है आपका एक पैर पर और बायां बायां पैर पर, ठीक है। इस तरीके से आप बैठेंगे तो ये होता है आपका वज्रासन, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, एकदम सीधे होकर के बैठना होता है इसमें, और जिसमें आपका बस पाँव जो होता है वो फोल्ड रहता है।
ऐसे ही आपका जो है आगे आपका कौन सा आसन है, पद्मासन। पद्मासन की अगर बात की तो पद्मासन जैसे ऋषि मुनि को आप तपस्या करते कभी देखे होंगे, तो पद्मासन यानी कमल की स्थिति के हिसाब से आप जब बैठते हैं। पद्मासन शब्द का मतलब होता है पद्मा, पद्मा से बना हुआ है पद्मासन, जिसका अर्थ होता है कमल। ठीक है, तो इस मुद्रा की जो अंतिम स्थिति होती है कमल के समान होती है। अब कमल जैसे कि यहाँ पर आपकी हेड पोजीशन ये है, ठीक है, और आप इस तरीके से बैठे हुए हैं, ये आपकी, ये आप हैं, ठीक है। यहाँ तो एकदम से पलथी मार करके जैसे बैठते हैं, अलती पलथी मार करके, तो ऐसे आपने पलथी मार करके एकदम से बैठे हैं। आपका जो हैंड है ये यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ पर, और आपका ये दूसरा हैंड यहाँ पर होगा। कुछ इस तरीके से होता है आपका, यानी कि एकदम से पैर के ऊपर होगा और एकदम से तने सीधी मुद्रा में आप बैठेंगे, इसी को बोलते हैं पद्मासन। ठीक है, ये पद्मासन होता है। अगला जो आसन है आपका शवासन। शवासन आप जानते हैं, शव मतलब होता है जो है शव की योग की मुद्रा, यानी कि जैसे जब व्यक्ति मर जाते हैं तो लेटे रहते हैं शव की भांति, एकदम से अपने पीठ के बल लेट जाओ आप। ठीक है, पीठ के बल आप लेट जाओगे, अपनी पीठ के बल, बिना तकिए के सहारा के आपको लेटना होता है। ठीक है, यदि आवश्यक हो तो अपनी गर्दन के नीचे एक छोटा सा तकिया आप रख सकते हैं इसमें, लेकिन ये शवासन जो होता है बिना तकिया के किया जाता है। एकदम सीधे सीधे आपको लेटना है। ये आपका सर है मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका जो है पेट वगैरह है, उसके बाद में आपका ये पैर हो गया, ठीक है, ये आपका पैर हो गया दोनों, और ये आप ऐसे लेटे हुए हैं, ठीक है, एकदम से ये हैंड आपका हो गया एकदम सीधे सीधे, तो ये होता है शवासन आपका। ऐसे ही आपका होता है मकरासन। मकरासन की अगर बात करें तो ये भी आसन होता है एक प्रकार का, मकरासन। ठीक है, ऐसे ही आपका धनुरासन। तो मकरासन की अगर बात करें तो मकरासन जो होता है, मकरासन, धनुरासन, ताड़ासन, ये सब ऐसे आपके आसन होते हैं। मकरासन अगर आपको मैं बताऊं तो मगरमच्छ की मुद्रा में जब आप होते हैं, मकर माने होता है मगरमच्छ, आसन माने आसन, मकरा, मकर शब्द मकर से बना हुआ है, मगरमच्छ, तो मगरमच्छ की मुद्रा में जब आप लेटे होते हैं, जैसे कि आप जब लेटे होते हैं, ये मान लेते हैं आप लेटे हैं, ठीक है, आपका पैर ये है, ठीक है, ये पैर आपका हो गया, आप एकदम सीधे लेटे, मतलब कि ये पेट के बल लेटना होता है इसमें, ठीक है, आपको एकदम शिथिल कर ले, पेट के बल लेटेंगे, ये आपका जो है, ये आपकी जो है यहाँ पर कमर हो गई, इसके अलावा ये आपका पेट हो गया, और इसके बाद में यहाँ से आपका हिस्सा जो चेस्ट वाला हिस्सा है थोड़ा सा ऊपर उठा रहेगा, ठीक है, और आपका जो सर है यहाँ पर होगा, और आप दोनों हाथ जो है अपने गाल पर रखेंगे, और इस तरीके से ऐसे आपका दोनों हाथ आपके गाल पर होगा, ठीक है, और इस तरीके से आपका सर और जो चेस्ट होगा थोड़ा सा वो उठा रहेगा, और आपकी जो कोहनी होगी वो पृथ्वी पर रखी होगी, और आपका जो हैंड होगा वो आपके दोनों गालों को स्पर्श कर रहा होगा। ये होता है आपका भैया मकर आसन, ठीक है, ये बात ध्यान है। क्रोकोडाइल जो पोज होती है ये होती मकरासन, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें हम जो है धनुरासन की, तो धनुष की आकृति जब बन जाती है, धनुष की आकृति कब बनेगी, जब आपका, मैं आपको समझाता हूँ धनुष की आकृति कब बनेगी। जैसे मान लेते हैं आपकी आपकी कमर, ठीक है, कमर हो गई, और आपका पेट का जो निचला हिस्सा होता है वो, ठीक है, यानी ये आपका कमर और पेट का निचला हिस्सा, आपका जो चेस्ट है ये ऊपर की ओर उठा रहेगा थोड़ा सा, ये आपका जो है हेड पोजिशन जो होगी यहाँ पर होगी, और आपका जो हैंड होगा ये पीछे की ओर होगा, यानी ये आपका दोनों हैंड जो होंगे, ये दोनों हैंड, ठीक है, मैं आपको बताऊं बहुत आसानी से, ये दोनों हैंड जो होंगे, ये आपका ये पाँव जो होगा इधर होगा, ये दोनों पाँव जो होंगे आपके इधर इधर, यानी कि दोनों पाँव जो होंगे आपके, दोनों हाथ आप पकड़े रहेंगे, और एक प्रकार से आपका जो ये कमर वाला हिस्सा और निचला पेट आपका नीचे होगा। आपकी हेड पोजीशन जो होगी ये आगे की ओर आप देख रहे होंगे इधर की ओर, ठीक है, और आप अपना दोनों हाथ पीछे करके अपने पैरों को पकड़ेंगे, आपका पैर उठा रहेगा, आपका हाथ उठा रहेगा, इस तरीके से यहाँ आप देखेंगे धनुष की आकृति बन रही है। तो इस तरीके से ये होता है धनुरासन आपका, ठीक है। ऐसे ही आपका ताड़ासन होता है। ताड़ासन एकदम से खड़े होकर के होता है, एकदम सीधे खड़े हो जाइए, सीधे खड़े हो जाइए पंजे के बल, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। ताड़ासन जो होता है पर्वत की मुद्रा में, ताड़ का वृक्ष जो शब्द है, मतलब ताड़ का वृक्ष, ताड़ासन या ताड़ का मतलब होता है, ताड़ एक वृक्ष होता है, संस्कृत का शब्द है ताड़, पर्वत मुद्रा बोलते हैं हिंदी में इसको। ये सीधे खड़े होकर के आप थोड़ा सा एड़ी के बल खड़े होते हैं इसमें, ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, आपका जो सर होता है ऊपर की ओर हाथ जोड़ करके आप खड़े हो जाएं, तो वो होता है आपका ताड़ासन, ठीक है। तो इस तरीके से ये तमाम प्रकार के आसन मैंने बताए। अनुलोम विलोम तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है, बाबा रामदेव कई बार आपको करवाए होंगे, ठीक है, तो अनुलोम विलोम ये होता है, ठीक है, सांस लेना छोड़ना। तो मैंने आपको समझा दिया आज, तो आज मतलब इतना मैंने आपको बता दिया, निश्चित तौर पर आपके समझ में सारे आसन आ गए होंगे। आज के आदमी आसन तो आपका बोलेगा नहीं, बाकी मैं अगर आप कहेंगे तो एक बार मैं और आपको आसन के बारे में बता दूंगा, ठीक है। चलें, हालांकि यही समझ लीजिएगा तो हो जाएगा। भारत के परंपरागत खेलों की अगर बात करें तो भारत के परंपरागत खेलों में भारत के परंपरागत खेलों का अर्थ समझेंगे, परंपरागत खेलों के प्रकार। अब परंपरागत खेलों में गिल्ली डंडा हो गया, कंचे हो गए, स्टापू हो गए, गुट्टे हो गए, ये सब खेल के प्रकार होते हैं। इन सभी खेलों के बारे में पढ़ना, यहाँ से कई प्रश्न बनेंगे। परंपरागत खेलों का महत्व क्या है, लाभ क्या है, इसके बारे में जानेंगे। परंपरागत खेलों को कैसे डिजाइन किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा।
और शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन के बारे में समझेंगे कि शारीरिक शिक्षा से मनोरंजन कैसे प्राप्त होता है, मनोरंजन किसे कहते हैं, अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, मनोरंजन का क्षेत्र और उसका महत्व क्या है, मनोरंजन के सामान्य सिद्धांत क्या है, मनोरंजनात्मक गतिविधियों के प्रकार के बारे में समझेंगे। और इसके अलावा एरोबिक्स और जुम्बा यानी कि फिट इंडिया मूवमेंट जो है इसके बारे में समझेंगे। फिट इंडिया मूवमेंट से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो इन सभी जो है पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ हर एक चीज़ को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से शारीरिक शिक्षा और योग का जो सिलेबस होगा वो इस तरीके से समाप्त हो जाएगा और बहुत ही बारीकी के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। मॉडल पेपर जल्द ही आपका आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं हमारे 2023 के 2022 वाले, आप उन 2023 में जो मॉडल पेपर और जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व मैंने करवाया है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का, आप उसको देख लीजिएगा। कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।